अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आज हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले हम ग्राफ को डिस्कस किया प्ले लिस्ट में हमने, तो होपफुली कि आप ग्राफ को समझ चुके, अब हम स्टेज पर हैं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकें। इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या चीज़? ये मैथमेटिक्स के कुछ टर्म्स हैं, इक्वेशंस हैं कि जिसके ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट के पास्ट या फ्यूचर को गेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करता हूँ, ऐसे वो जा रहा है इतने हाइट तक। तो आप बताएं कि ये ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा, या ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया है, किस हाइट से, किस पॉइंट से आया है, ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट कितने हाइट तक गया है। तो ये सारे सवाल जो हैं, ये ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, ये सारे सवाल क्या हैं, ऑब्जेक्ट के पास्ट और फ्यूचर को गेस करें। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें स्लोप और एरिया ऑफ द ग्राफ का पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है? स्लोप अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बिल्कुल ऐसे, अगर ये ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ ये जीरो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल इसका नहीं, तो इसका स्लोप जीरो है। लेकिन अगर आप ऐसे इसका एंगल बढ़ाएं, देखिए तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ये उसका स्लोप कहलाता है। स्लोप बेसिकली है क्या चीज़? एंगल है। किस चीज़ के साथ एंगल है? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है, अब एंगल जीरो, अब स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। अब ऐसे मिनिमम स्लोप, और ये अब मैक्सिमम स्लोप। स्लोप असल में एंगल है। और मैथमेटिकली स्लोप को हम कैसे लिखते हैं? वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, या राइज और रन, ऐसे भी लोग कहते हैं, राइज और रन, या चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, उसको स्लोप कहते हैं। एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होता है? एरिया बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाइड बाई बैथ। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की ये लेंथ और ये उसका बैथ, तो ये उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले एरिया और ग्राफ को डिस्कस किया, क्योंकि एरिया और स्लोप को, के स्लोप और एरिया से हम डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड आउट करेंगे ग्राफ की। अच्छा जी, तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्राफ है, टाइम एक्सिस, और ये स्पीड एक्सिस या वेलोसिटी एक्सिस। स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़। ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, यहाँ तक। और ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को नहीं बदल रहा, तो टाइम का ग्राफ, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। फिर ऑब्जेक्ट क्या करता है कि टाइम टी के बाद अपने वेलोसिटी को बदलते हैं, और ये उसकी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। ये अगर आप देखें तो ये चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा वी, ये डेल्टा वी, ये पॉइंट, ये चेंज इन वेलोसिटी शो कर रहा है। अच्छा, तो अब ये स्लोप है, ये ग्राफ का स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन को बता रहा है। स्लोप कैसे एक्सेलरेशन को बता रहे हैं? वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, वी और टी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम जो है वो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को ही बता रहा है। अच्छा, तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर अगर आप देखें तो ये है डेल्टा वी, और एक्स एक्सिस पर अगर आप देखें तो ये है टाइम, तो डेल्टा वी डिवाइड बाई टाइम। डेल्टा ग्रीक लेटर जो कि चेंज के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। कुछ स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि ये टाइम के साथ आप डेल्टा टी क्यों नहीं लिख रहे हैं? डेल्टा टी हम टाइम के साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं ये टी एफ ऐसे हो गया, टी एफ माइनस टी आई, कि इनिशियली जो टाइम था वो जीरो था, इसलिए टी एफ की जगह हम टी ही कंसीडर कर लेते, इसलिए डेल्टा टी नहीं लिखते टाइम के साथ। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ये टी को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, या वी आई को लेफ्ट साइड पर लेकर तो प्लस वी आई हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि जिससे आप फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। यही ग्राफ हम कंसीडर कर लेते हैं, और अब हमने हाँ, एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो डिस्टेंस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एरिया ऑफ द ग्राफ से हमें डिस्टेंस मिलता है। एरिया कैसे? ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बैथ, और अगर आप एरिया को कैलकुलेट करें तो उससे डिस्टेंस ही आपको मिलता है। वो कैसे? वो इस तरह कि देखिए, हम पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, विच इम्प्लाई दैट एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। v और t, यहाँ पे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? v और t को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे एरिया मिल गया, जो कि मैथमेटिकली इक्वेशन के मुताबिक डिस्टेंस के बराबर है, तो इसलिए एरिया ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। अच्छा,
फिर उसके बाद ये मेरे पास एक ऐसे ये रेक्टेंगल है, तो टोटल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये रेक्टेंगल है ऐसे और ये ट्रायंगल है ये, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा, आप इसके लेंथ पर चेक करें, ये वी आई है और हाइट ब्रेड्थ पर चेक करें टी है, तो वी आई टी प्लस हाफ अपनी जगह, बेस पर टाइम है और हाइट पर डेल्टा वी है। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन है, ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ है और ये हाफ अपनी जगह और ये बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। फिर उसके बाद ये डेल्टा वी की जगह हम ए टी पुट कर सकते हैं, तो ए टी जब डेल्टा वी की जगह पुट करेंगे तो ऐसे ए टी हो जाएगा ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी, तो टी पावर 1 ये है और 1 ये है, तो बेस जब सेम हो तो पावर एड होते हैं, ए अपनी जगह टी 1 + 1 टी स्क्वायर हो जाता है। और डेल्टा वी की जगह ए टी कैसे पुट कर सकते हैं, हमें पता है कि डेल्टा वी ए बराबर है डेल्टा वी डिवाइड बाई टी, तो अगर डेल्टा वी फाइंड आउट करना है तो ए टी को इधर मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू ए टी, इस तरह से डेल्टा वी की जगह हम ए टी पुट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर और फ्री फॉल मोशन पर। अब बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे स्टार्ट ले रहा है, उसकी वेलोसिटी बड़ी है ऐसे और फिर उसकी वेलोसिटी मज़ीद बड़ी है, साथ में कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है उसके लिए फिर से वही बात है, हमें इस ग्राफ के एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये ग्राफ मेरे पास है, देखें ना, ये ट्रिपेजियम बन रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ट्रिपेजियम है, ये ट्रिपेजियम है। अब मुझे अगर टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो मुझे इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मुझे टोटल एरिया ऑफ ट्रिपेजियम फाइंड आउट करना है। तो ट्रिपेजियम के लिए ये फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जो कि सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस। ये देखिए, अब ये पैरेलल साइड, ये दोनों, ये सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय बेस, ये हो गया, ये उसका बेस हो गया। तो पैरेलल साइड पर अगर आप चेक करें तो ये वी आई है और ये वी एफ है, ठीक है, वी एफ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इससे रिप्रेजेंट करें या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम ऑफ पैरेलल साइड वी आई प्लस वी एफ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस पर टाइम है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ एंड टी की जगह मैंने ये पुट किया। ये मैंने कैसे पुट किया, ये देखें ना, ए बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो अगर आप टी को इधर ले आएँ तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, तो इस तरह से ये टी की जगह हो गया। अब उसके बाद ए को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, तो 2as इज इक्वल, ये प्रोडक्ट में आप ए को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला है, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो टाइम से इंडिपेंडेंट, अगर आपसे कोई फिनोमेना के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई और टाइम गिवन नहीं है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके इजीली उसमें से फाइंड कर सकते हैं कोई भी क्वांटिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम से इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा, अब फ्री फॉल मोशन क्या है, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो मोशन कहलाता है फ्री फॉल मोशन। अब डेली लाइफ में अगर हम ऐसा करते हैं, गैलीलियो जो था वो इस बात को लेकर बड़ा परेशान था कि अगर मैं वो लीनिंग पीसा टावर से अक्सर चीज़ों को गिराता था और उसका ये ख्याल था कि सारी चीज़ें एक साथ क्यों नहीं गिर रही हैं, अगर तो सब पर फोर्स सेम है, सबके एक्सेलरेशन भी सेम बदल रहा है, वेलोसिटी सेम बदल रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो डेली लाइफ में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसा करें, मार्कर को, और मैं किसी पेज को गिराता हूँ तो मार्कर पहले पहुँचता है, क्या ये गैलीलियो गलत था, क्या फ्री फॉल मोशन हम ठीक से नहीं समझ रहे। हाँ, गैलीलियो गलत नहीं था, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बाहर ऊपर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगाते हैं और वो इस मार्कर पर कम है और पेज पर जाता है, इसलिए मार्कर बाद में पहुँचता है, पहले पहुँचता है और पेज बाद में पहुँचता है। अगर हम क्या करें कि ऐसा कोई एक वैक्यूम चेम्बर कंसीडर करें कि जिसमें एयर का रेजिस्टेंस ना हो, फिर हम कोई ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट दोनों को ड्रॉप करें, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो कितना बड़ा स्टोन हो, वो सारे के सारे एक ही टाइम में आपकी सरफेस को टच करेंगे। वजह क्या है कि उन पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है, उनका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो बदल रहा है, वेलोसिटी सेम टाइम के साथ बदल रही है, यूनिफॉर्मली बदल रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसलिए सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस को एक टाइम में टच करेंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।